नमस्कार, मैं हूं जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। संभव क्लासेज की तरफ से जो आपको क्लासें मिल रही है मनोविज्ञान की, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही है, साथ में पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम डिटेल से और बड़े साधारण भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि जो पीछे वाले वीडियो है वो आपको पसंद आ रहे होंगे और जो जितने भी आप देखने वाले हैं व्यूअर है, तो उन सबसे निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूले और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ये बातें होती रहेगी बीच में। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नैतिक विकास का, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे ने आखिर नैतिक विकास का सिद्धांत क्या दिया था, उसी को हम देखेंगे। तो देखो, आपने नैतिक विकास का बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे कि इसके पहले भी एक आपने पढ़े कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा। लेकिन मैं बता दूं, कोहलरबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उससे पहले जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दे दिया था। तो जीन पियाजे ने 1932 में कब किया था? 1932 में इस सिद्धांत को दिया था। उनकी एक किताब का नाम भी बता दूं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक किताब लिखी थी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी किताब थी? मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। मोरल, याद रख लेना, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक उनकी पुस्तक थी ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और 1932 में, कब लिखी थी? 1932 में। तो 1932 में ये पुस्तक लिखी और इसी में उन्होंने सिद्धांत ये दिया था, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड भी पुस्तक लिखी थी। लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको भी आप याद रख सकते हो, कई बार आई हुई है। लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड। ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखना। मैं ये बताता चलूं कि जीन पियाजे ने बच्चों पर सबसे ज्यादा किताब, 32 के लगभग किताबें लिखी थी। काफी इन्होंने रिसर्च किया था, काफी किताबें लिखी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है बाल विकास में। इसके अलावा मैं आपको जीन पियाजे का साधारण सा परिचय बता दूं कि ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनेवा के। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें या बहुत रिसर्च किया था बच्चों पे और उन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने अपनी बच्ची, एक लड़की थी, और उस पर रिसर्च किया। साथ ही बहुत सारे बच्चे जो कंचे खेल रहे थे, कंचे खेलने वाले, बचपन में जो कंचे खेलते हैं, उनको देखकर उनसे साक्षात्कार विधि से उनसे बहुत सारे प्रश्न करके, प्रश्नावली विधि मान सकते हो, साक्षात्कार विधि मान सकते हो। तो साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना नैतिक विकास का डेवलपमेंट किया था। अब देखो, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से इसके सिद्धांत काफी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन मैं आपको सामान्य सा परिचय इसका जो उनका नैतिक सिद्धांत था उसके बारे में बता दूं कि जो उनका नैतिक सिद्धांत था जीन पियाजे का, उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांत को दो भागों में, दो अवस्थाओं में बांटा। एक थी परायत्ता की अवस्था और एक थी स्वायत्ता की अवस्था। परायत्ता की अवस्था और दूसरी थी स्वायत्ता की अवस्था। इन दो अवस्थाओं में उन्होंने नैतिक विकास का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि परायत्ता की अवस्था होती है, वो बच्चे की जो अवस्था है वो 2 से 8 वर्ष के मध्य का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में होता है, और 9 से 11 वर्ष की उम्र इसकी होती है। 9 से 11 वर्ष का तो इसमें होता है, स्वायत्ता की उम्र में आ जाता है, जबकि 2 से 8 वर्ष
8 वर्ष की उम्र है वो इस अवस्था में होता है। कौन सी? प्रायत्ता की। प्रायत्ता का मतलब होता है दूसरों को देखकर, दूसरे जो कहते हैं, खुद दिमाग की जरूरत नहीं है, खुद स्वविवेक की जरूरत नहीं होती इसमें, जबकि स्वायत्ता के अर्थ में खुद डिसीजन करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं बता रहा था कि इन दोनों सिद्धांतों को समझने से पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं और तीनों से आप इनके अंतर स्पष्ट कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल मैं दूं कि एक बार परिवार में बच्चे ने देखा कि मम्मी ने एक कांच का गिलास जानबूझ के फेंक दिया। एक ध्यान से समझना एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद में दोनों सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। मम्मी ने एक कांच का गिलास जानबूझकर फेंक दिया। उसी समय पापा ने एक हाथ टच हो गया और 10 गिलास टूट गए। इस अवस्था का बच्चा, एग्जाम्पल याद रखना, इस अवस्था का बच्चा यह सोचेगा किसने ज्यादा बड़ा अपराध किया? पापा ने, क्योंकि पापा ने कितने गिलास तोड़ दिए? 10 गिलास तोड़ दिए, जबकि मम्मी ने तो कितना तोड़ा? 1। उसके ये समझ में नहीं आता कि मम्मी ने जानबूझ के तोड़ा है, पापा से तो गलती से ही टूट गया। तो पहला एग्जाम्पल। दूसरी अवस्था में बच्चा ये सोचता है कि गलती किसकी है? मम्मी की। एग्जाम्पल से समझ जाना इनका दोनों का अंतर। पहले ने मैंने क्या कहा? पहला किसको मानता है कि 10 गिलास जो तोड़े चाहे गलती से टूट गए, लेकिन गलती इनकी बड़ी है, इनकी ज्यादा है। और इस अवस्था में सोचता है कि गलती किसकी है? मम्मी की, क्योंकि जानबूझ के किसने तोड़ा? मम्मी। पापा की गलती थोड़ी है, पापा ने तो गलती से टूट गए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, इस उम्र के बच्चों को मैंने कहा कि जिन पियाजे ने कंचे खेलने वाले बच्चों पर रिसर्च किया था, तो इस अवस्था में यदि बच्चे को कहा जाए कि चलो इस खेल में हम नियम बदलते हैं, कंचे के जो दूसरे कंचे को मारते हैं इस नियम को चेंज करते हैं और जो कंचे को मारने की जगह दूसरा कोई नियम बनाए, तो इस अवस्था के बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और इसमें यदि उस बच्चे को कहा जाए 9 से 11 साल की उम्र के बच्चे को कि चलो कोई खेल खेलते हैं, लेकिन वो पहले जो आपने पढ़ रखा है ना वैसे नियम से नहीं खेलेंगे, इसमें वो मान लेता है। 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल एक और देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल, मम्मी ने एक बच्चे को कहा कि कुत्ते के बच्चे से दूर रहा करो। मम्मी ने अपने बच्चे से कहा कि कुत्ते के बच्चे से दूर रहा करो, कुत्ते के बच्चे के पास नहीं खेलना है, ये कभी काट लेगा तुझे, इसलिए कभी नहीं जाना है। इस उम्र का बच्चा, इस अवस्था का बच्चा उस कुत्ते के पास नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि मम्मी ने कहा और मम्मी जो कहती है वो सही कहती है। इस अवस्था में आते आते उसी बच्चे ने उस कुत्ते के बच्चे को सड़क पे देखा, वो ठंड से ठिठुर रहा था। इस उम्र का बच्चा क्या करेगा? उसको पता है कि मम्मी ने कह रखा है कि कुत्ते के बच्चे के पास नहीं जाना है, वो काट लेगा। इस उम्र का बच्चा, उसको महसूस होता है कि मम्मी ने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा डाल दूं तो ये बच जाएगा और मम्मी को कह दूंगा कि मैं जाता तो नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियां ऐसी बन गई थी इसलिए मैं वहां चला गया। और वो बच्चा सोचता है कि मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने क्यों कुत्ते के पास गया? क्योंकि वो सर्दी से ठिठुर रहा था। 3 एग्जाम्पल मैंने बड़े सिंपल से दिए, और यदि इन तीनों एग्जाम्पलों को समझ गए तो इन दोनों स्वायत्ता और प्रायत्ता की अवस्था को आप समझ गए। अब देखो इसके डिटेल से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है, आपके काफी कुछ समझ में आ गया। तो पहली अवस्था की बात कर रहा था मैं, प्रायत्ता की अवस्था। कौन सी थी? प्रायत्ता की नैतिक अवस्था। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ हेटेरोनाइमस मोरालिटी। ध्यान से समझना, प्रायत्ता की नैतिक अवस्था, स्टेज ऑफ हेटेरोनाइमस मोरालिटी। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं मैं लिखता चलूं तो पहली जो विशेषता है इसकी, इसमें क्या करता है, एक और मैं एग्जांपल दूं, 3 एग्जांपल दिए, चौथा एक एग्जांपल, छोटी सी कहानी और सुनाता हूं कि एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा क्या करता है, अपने क्लास के साथी बच्चे से, कितनी उम्र की, 2 से 8 साल की उम्र है, तो उस उम्र का बच्चा, मान लो दूसरी क्लास का बच्चा है, तो दूसरी क्लास के बच्चे ने अपने साथी बच्चे क्या चोरी से पेन ले लिया। ध्यान से समझो, बड़ा क्यूट सा एग्जांपल। पेन ले लिया, लेके वो घर आ रहा था और रास्ते में वो गिर गया। उसका क्या हुआ, रास्ते में गिर गया अचानक। बच्चे के यही दिमाग में आएगा कि आज मैं गिरा क्यों,
क्योंकि मैंने उस बच्चे का पेन लिया था, इसलिए मेरे साथ तुरंत ही क्या हो गया, उसके साथ न्याय हो गया, उसको सजा मिल गई। तुरंत न्याय होता है, तुरंत सजा मिलती है। मैंने चोरी की और मैं गिर गया और मुझे सजा मिल गई। ये है प्रायिकता की अवस्था में। दूसरी अवस्था का बच्चा पेन ले भी लिया और गिर भी गया, तो भी वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने पेन लिया था इस वजह से गिरा। वो सोचता है कि मेरे साथ मैं ध्यान से नहीं चला इसलिए मैं गिर गया। 4 एग्जाम्पल दिए, चारों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपको इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पहला है कि प्रायिकता की अवस्था में त्वरित न्याय की व्यवस्था है। त्वरित का मतलब तुरंत, त्वरित न्याय, ध्यान से सुनो, तो त्वरित न्याय प्रायिकता की नैतिक अवस्था में मानता है कि न्याय होगा वो तुरंत होगा, क्योंकि नियम किसी ने तोड़े हैं। नियम किसने बनाए? भगवान ने। और नियम किसी ने तोड़े हैं तो भगवान सजा भी उसको तुरंत देगा। त्वरित न्याय की अवधारणा, त्वरित न्याय की जो बात आती है वो किस में आती है? प्रायिकता की नैतिक अवस्था। दूसरा है, इसको दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। दबाव की नैतिक अवस्था, दबाव की नैतिक अवस्था, ध्यान से बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेते हुए। दबाव की नैतिक अवस्था, बच्चा गलत क्यों नहीं करता, चोरी क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको दबाव महसूस होता है कि यदि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे क्या मिलेगी? तुरंत सजा मिलेगी। यदि मैंने नियम अच्छे काम नहीं किए, बुरे काम किए, तो मुझे, वो बच्चा तो गिर गया, इसलिए वो कभी नहीं निकालेगा किसी बच्चे का पेन, क्योंकि उसके मन में है कि क्या होती है? सजा तुरंत मिलती है। इसलिए दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं। तीसरा, इसको देखो, उन्होंने कहा, उसकी विशेषता बता दो कि नियम जो है वो नहीं बदले जा सकते। नियम न बदलने वाली चीज है। क्या है? नियम नहीं बदलने वाली चीज है। मैंने एग्जांपल पे कहा, कंचों के खेल में बच्चों को कहा गया कि नियम बदल के खेलते हैं, बच्चों ने तुरंत मना कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नियम जो भी बने हुए हैं दुनिया में, छोटा बच्चा ये सोचता है कि उन नियमों को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि नियम तो किसने बनाए हैं? किसी शक्तिशाली सर्वशक्तिमान ने बनाए। इसलिए नियम क्या है? कभी नहीं बदलने वाली चीज है। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? सर्वशक्तिशाली के साथ, किसी शक्तिशाली के द्वारा ये नियम बनाए गए। और शक्तिशाली से मतलब समाज या भगवान मान सकते हो। भगवान ने बनाया, शक्तिशाली ने बनाए हैं ये नियम, शक्तिशाली ने बनाए हैं नियम। ध्यान से समझना, नियम किसने बनाए? शक्तिशाली ने बनाए। और शक्तिशाली का मतलब गॉड मान सकते हो आप। इसके अलावा एक और समझना, सही गलत का निर्णय किस आधार पर करता है? सही गलत का निर्णय, वो मम्मी पापा वाली बात याद रखना। सही गलत का निर्णय किस आधार पर होता है? परिणाम के आधार पर होता है। निर्णय परिणाम के आधार पर होता है। परिणाम के आधार पर। परिणाम किसका ज्यादा था? गिलास कहां ज्यादा टूटे थे? परिणाम पापा ने ज्यादा तोड़े थे। तो परिणाम के आधार पर होता है, न कि उद्देश्य के आधार। उद्देश्य किसका गलत था? उद्देश्य मम्मी का गलत था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। उद्देश्य मम्मी ने जानबूझ के तोड़ा ना, उद्देश्य तो उनका गलत था, पापा की तो गलती हो गई थी। तो उद्देश्य से उस बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। परिणाम देखेगा कि परिणाम में गिलास ज्यादा किसके टूटे, 1 टूटा या 10, तो वो कहेगा 10 टूटे, इसलिए ये गलत है। परिणाम पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इस उम्र में, इस अवस्था में एक और माना जाता है कि बड़ों की आज्ञा पालन, बड़ों की आज्ञा पालन सही है। बड़ों की आज्ञा पालन अच्छा है, जबकि उनकी आज्ञा की अवहेलना करना बुरा है। समझ रहे हो बात को? वो बच्चा यही समझता है कि जो बड़ों ने आज्ञा दी है उसको मानना क्या है? नैतिक है, सही है। और बड़ों की आज्ञा को नहीं मानना
वो क्या है, गलत है। कुत्ते के बच्चे का बड़ों की आज्ञा, मम्मी ने कहा कुत्ते के बच्चे के पास नहीं जाना, तो ये कुछ मम्मी ने कह दिया, इसका मतलब सही है। वो कुछ नहीं सोचेगा, मम्मी की आज्ञा को मानेगा, क्योंकि मम्मी की आज्ञा क्या है, सही है। इसलिए ये चीजें वापस मैं बता दूं कि इस अवस्था में क्या होता है, त्वरित न्याय होता है। तुरंत झटपट जो किया, टिट फॉर टेट, जैसा किया वैसा भरोगे। दबाव की अवस्था, दबाव में काम करता है बच्चा। नियम कभी भी नहीं बदले जा सकते, क्योंकि नियम किसने बनाए, शक्तिशाली ने बनाए। सही और गलत का निर्णय किस आधार पे होगा, परिणाम के आधार पे होगा, उद्देश्य से उसका कोई मतलब नहीं है। और बड़ों की आज्ञा का अच्छी है, आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि बड़े क्या अच्छे हैं, और उनकी अवहेलना करना क्या चीज है, बुरी चीज है। क्लियर है। पहली स्थिति 4 एग्जाम्पल मैंने दिए, चारों से आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में एक और दूसरी जो अवस्था मैंने बताई वो थी स्वायत्तता की अवस्था। मैंने आपको बताया कि स्वायत्तता की अवस्था, प्रायत्ता की अवस्था 2 से 8 वर्ष की थी, क्योंकि 2 साल से पहले बच्चे में कोई नैतिकता को जानता ही नहीं है। 2 साल के बाद में धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन प्रायत्ता की अवस्था में वो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों को देखकर होता है, खुद कंक्लूजन कुछ नहीं निकालता, विवेक से कुछ नहीं नैतिकता का डिसाइड करता। लेकिन जो स्वायत्ता की अवस्था आती है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी जो आती है, उस अवस्था 9 से 11 साल की अवस्था में होती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, विवेक से काम करता है। लेकिन आपको यदि प्रायत्ता की अवस्था का पता चल गया तो स्वायत्ता अपने आप इसके अपोजिट है। तो इसकी विशेषताएं मैं बताता चलूं। इसकी विशेषता यह है कि कार्य का, जैसे उसमें कहा था ना परिणाम महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या होगा, कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है। इरादा कह दो, उद्देश्य कह दो, एक ही बात। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। परिणाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना क्या है, उद्देश्य है। तो इस अवस्था में किसको दोषी मानेगा, पापा को या मम्मी को? तो इस अवस्था में कहेगा कि मम्मी ने जानबूझ के तोड़ा, पापा ने तो बेचारे को गलती से टूट गए। तो इस अवस्था में उद्देश्य कैसा था, मम्मी का उद्देश्य गलत था, पापा का उद्देश्य तो गलत था ही नहीं, पता ही नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहे थे, अचानक उसका हाथ टच हो गया और गिर गए। तो इसलिए इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, इस अवस्था में क्या कहा, पहली अवस्था में आपने पढ़ा था कि नियम बदले नहीं जा सकते। तो इसमें इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि बच्चा मानता है कि नियम क्या है, परिवर्तनशील है। नियमों को क्या किया जा सकता है, जिन पियाजे ने कहा नियम परिवर्तनशील है। इस अवस्था का बच्चा ये सोचता है परिवर्तनशील है। क्लियर है। तीसरी जो है कि गलत कुछ भी हुआ या गलत देखने पर, ऐसा लिखा हुआ है, गलत देखने पर, करने पर, देखना सही नहीं है, गलत करने पर सजा हो, यह जरूरी नहीं है। ध्यान से समझना, इसको समझाऊंगा मैं, जरूरी नहीं है। देखो, मम्मी ने कहा कि कुत्ते के बच्चे के पास नहीं जाना। वो बच्चा महसूस करता है कि कुत्ते के पास जाऊंगा तो मम्मी क्या मुझे डांटेगी, पीटेगी, तो वो क्या है, कुत्ते के बच्चे के पास नहीं जाएगा। लेकिन इस अवस्था में दूसरा वाला एग्जांपल, उस बच्चे ने सर्दी के मारे ठिठुरते बच्चे को, कुत्ते के पिल्ले को एक छोटा सा कपड़े से ढक दिया, तो वो उसको पता है कि मम्मी यदि कहेगी कि क्यों गया था उसके पास, मैंने कहा था ना, मना किया था ना, आपको नहीं जाना है इसके पास, तो मैं कह दूंगा कि मैं जाता तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि कुत्ते का बच्चा ठिठुर रहा है, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा तोड़ दी। और उसको पता है कि इस बात पर मम्मी उसको पीटेगी नहीं, डांटेगी नहीं। तो उसको पता है कि गलत करने पर सजा हो ये जरूरी नहीं है। अगली एक और विशेषता बता दूं कि बच्चा ये मानता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध है। इस अवस्था में मानता है कि जो सामाजिक नियम है, क्या है, सामाजिक जो नियम बने हुए हैं, सामाजिक नियम जो बने हुए हैं, सामाजिक नियम जो बने हुए हैं, नियम जो बने हुए हैं, ध्यान से समझना इसको भी, सामाजिक नियम जो बने हुए हैं
हुए हैं वो क्या है? हुए है वो मनमाना अनुबंध है। मनमाना कि समाज के जो नियम कायदे हैं वो लोगों ने बनाया है, मन मर्जी से या किसी व्यक्ति ने बनाया है, मनमाना अनुबंध है, इसलिए उसमें कभी कभी नहीं माने तो भी चल सकता अनुबंध है। इसलिए उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन क्या है? किया जा सकता है। कि समाज ने जो भी नियम बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? समाज के नियम बड़ों ने, लोगों ने। उसको पता चल जाता है कि भगवान ने नहीं बनाए, किन्होंने बनाए हैं? लोगों ने। और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने जो दो नैतिक अवस्थाएं बताई, 2 से 8 साल की और 9 से 11 वर्ष की, तो उनमें मोटा मोट ये अंतर था। 4 एग्जाम्पल आपको सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, और यदि चारों एग्जाम्पल आपको याद है तो दोनों अवस्थाओं में अंतर आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। अब जाते जाते आपको मैं ये बताता चलूं कि जिन प्याजे ने उम्र के आधार पर भी विभाजन किया था और उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। आयु के आधार पर जिन प्याजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहली अवस्था थी अनियमित अवस्था, दूसरी विषम जातीय अधिकार अवस्था, तीसरी विषम जातीय परस्परता की अवस्था और चौथी है स्वशासित अवस्था। ध्यान से इसको भी समझ लेना। पहला है अनियमित अवस्था या प्रतिमाहीन अवस्था। ये उम्र जन्म से 5 वर्ष तक होती है। जिन प्याजे ने कहा कि इस अवस्था के बालकों में जो नैतिक अनैतिक की बात है वो नहीं होती। अनियमित अवस्था, कोई स्पष्ट नॉलेज उनको नहीं होता कि कौन सा नैतिक है कौन सा। प्रतिमाहीन का मतलब उनके दिमाग में कोई मूर्त नहीं होती कि वास्तव में कौन सी चीज नैतिक है और कौन सी चीज अनैतिक है। ये कब तक होती है? जन्म से लेकर कितने साल तक? 5 वर्ष तक। ध्यान रखना। दूसरी उन्होंने बताई अवस्था, जिसका नाम दिया उन्होंने विषम जातीय अधिकार अवस्था। विषम जाति का मतलब होता है दूसरे लोग, अधिकार का मतलब होता है दबाव की अवस्था, कि दूसरे लोग जो कहेंगे वो सही है, दूसरे लोग जिस पर डांटेंगे वो गलत है। मम्मी ने डांटा, वो चीज गलत थी, मम्मी ने कहा ठीक है, वो ठीक है। इसीलिए इस अवस्था को विषम जातीय अधिकार का अर्थ यहां दबाव मानना। दबाव, विषम जातीय मतलब दूसरे, समझना इसको। दूसरे लोग कौन? माता पिता शिक्षक। तो दूसरे लोग जो दबाव देकर कहते हैं कि ये चीज सही है, या डांटते हैं या फटकारते हैं, वो चीज क्या है? गलत है, जिसमें शाबाश पुरस्कार और दंड की अवस्था मान सकते हो, जैसे आपने कोहलरबर्ग के सिद्धांत में पढ़ा था। तो इस अवस्था में तीसरी है विषम जातीय परस्परता की अवस्था। परस्परता का अर्थ है तुलना करना। परस्परता का अर्थ है तुलना करना, तुलना समझ सकते हो आप। तो इस अवस्था में जिन प्याजे ने कहा कि इस अवस्था के बच्चे जो 9 से 13 साल की उम्र के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यदि लोग दूसरों को देखा जो कर रहे हैं उसकी नजर में होता है कि ठीक है वो। विषम जातीय दूसरे, परस्परता का मतलब तुलना करके। तो ये अवस्था विषम जातीय परस्परता की अवस्था है। उम्र याद रखनी है 9 से 13 साल। इसके अलावा लास्ट जो स्टेज आती है किशोरावस्था की, उसमें स्वशासित अवस्था या साम्य अवस्था। इसमें बच्चा अपने विवेक से नैतिक और अनैतिक के बीच डिफरेंस करना सीख लेता है, और इस अवस्था में वो नियम कायदों से ऊपर उठकर अपने नैतिकता या तर्क के आधार पर निर्णय कर लेता है कि मुझे क्या करना है, और वो नैतिक है। अनैतिक कई स्थितियों में कानून से भी ऊपर निर्णय कर लेता है, जैसे कोहलरबर्ग ने कहा था, हिंज की कहानी में सुनाया था आपको। तो वैसे ही इस अवस्था में वो स्वयं शासित होता है, खुद डिसीजन करता है, न तो किसी मम्मी पापा के, न किसी दूसरों को देखकर करता है, न उसमें प्रतिमाहीनता की अवस्था होती है, प्रतिमा बन जाती है, और वो एक डिसीजन लेना नैतिक अनैतिक के बारे में स्वयं शासित होता है, खुद निर्णय करता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो उसको बोलते हैं स्वयं शासित अवस्था या साम्य अवस्था। यह होती है 13 से 18 साल। कई बार सवाल यह पूछा जाता है कौन सी अवस्था की, मान लो एग्जाम्पल आ जाता है कि आपकी 6 साल
की अवस्था 6 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा, इस प्रकार के सवाल पूछेंगे आपसे। तो इस अवस्था में आपको अवस्थाएं याद होनी चाहिए, विषम जातीय। अब एग्जाम्पल आपको कोई देख के आपको पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल कोई दे दिया तो वो कौन सी अवस्था होगी। तो इस प्रकार आप इनके उत्तर आप निकाल सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी सिंपल भाषा में मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन जो आपके बना हुआ है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी आपको नया वीडियो बनाऊं मैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपके लिए फायदेमंद हो सके। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। एक बार फिर धन्यवाद।